हाय एवरीवन। आज हम अपनी अगली वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इस बार हमने इंग्लिश को चुना है, तो और इंग्लिश का एक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक चुना है और वो है टेंस। तो जो टेंस है, आप यूं कह सकते हैं कि वो इंग्लिश की जान है, बैकबोन है। अगर टेंस नहीं आएंगे तो आप इंग्लिश को जो अच्छी तरह ना बोल पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना लिख पाएंगे। तो टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो टेंस है क्या? हिंदी में जैसे हम टेंस को काल कहते हैं, काल का मतलब समय। तो टेंस भी समय को ही बताता है। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। तो और वही वर्ब हमें ये बताती है कि उसका जो काम है, जो वो वर्ब करने वाली है, वो कब हुआ, बीते समय में हुआ, आज हुआ, कि आने वाले समय में होगा। तो इस तरह जो टेंस है वो हमें काम के समय के बारे में बताता है। तो इस हिसाब से तीन ही समय बनते हैं। एक समय जो बीत गया, एक समय जो आज चल रहा है, एक आने वाला है। तो इसी हिसाब से टेंस के तीन भाग बनते हैं, सारी भाषाओं में बनते हैं। तो टेंस के कौन से तीन मीन बनते हैं? तो पहला है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो इस तरह तीन मेन हुए। तो हिंदी में इसको वर्तमान काल, भविष्यत काल और जो दूसरा पास्ट टेंस है उसको भूतकाल। तो पंजाबी में भी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो ये तीन होते हैं। तो फिर इन तीनों के आगे चार चार हैं, यानी चार इसके और चार इसके, टोटल कितने हो गए? 12। तो वो चार कौन से हैं? तो चारों के वो चार ये हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूस और तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चार हो गए। तो ये तीनों के ये चार चार पार्ट यही हैं। तो अगर प्रेजेंट के चार बोलने होंगे तो इनके आगे प्रेजेंट लगा देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 12 टेंस हैं। तो ये 12 टेंस असल में हम इनका बेसिक कर रहे हैं, फंडामेंटल कर रहे हैं कि इन 12 में कैसे पता चलेगा इनका डिफरेंस मेन कहाँ होगा? वो वर्ब की फॉर्म से होगा, वर्ब से होगा। तो हम इनको देखते हैं। तो हम करेंगे तो फिर आपको बात समझ में आएगी। तो हम ऐसे करते हैं, पहले जो प्रेजेंट है और उसका भी इंडेफिनिट, पास्ट का भी इंडेफिनिट और फ्यूचर का भी इंडेफिनिट, तीनों का इंडेफिनिट करते हैं। इससे का फ़ायदा क्या होगा? हम तीनों को कंपेयर करेंगे कि इन तीनों में फ़र्क कहाँ से है, तीनों के इंडेफिनिट में फ़र्क कितना है। तो हम देखते हैं। तो पहला है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। तो हम तीनों का इंडेफिनिट ले लेते हैं। तीनों का ही इंडेफिनिट। आपको जो इंग्लिश का सेंटेंस बनता है ना, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हिंदी या पंजाबी से थोड़ा भिन्न होता है। तो हिंदी में पहले हम सब्जेक्ट जैसे हम करता कहते वो लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं। पर इंग्लिश में कैसे होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप देखोगे कि 12 में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम रहते हैं, इन चेंज कहाँ आएगी? सिर्फ वर्ब में। तो फिर टेंस बात किसकी हुई? वर्ब की। कि वर्ब का कौन सा रूप किस वाक्य में यूज होगा, उसी से पता चलता है कि वो किस टेंस का है।
तो हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट है, हमें इनके ऐसे पार्ट कर लेते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का होगा और ये फ्यूचर का हो गया। तो यहां में देखते हैं हम वर्ब कहाँ फर्क पड़ता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वर्ब रूप होगा, यानी वर्ब कैसे चलेगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम पहले हिंदी या पंजाबी में देखते हैं। हिंदी में देखते हैं तो कोई एक फिक्रा ले लेते हैं, कोई एक वाक्य ले लेते हैं, सिंपल लेते हैं, ताकि हमें तो वर्ब के डिफरेंस पता करने, उसके बाद मेहनत करके डिफरेंट वर्ब यूज करेंगे या सब कुछ करेंगे। तो एक सिंपल फार्म लेते हैं, हिंदी में लेते हैं पहले, मैं चाय पीता हूँ। वैसे बोलते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में वाक्य के अंत में ता है, ती है ऐसे लगा होता है। चाय पीता हूँ, इसी को अगर हम पास्ट डेफिनेट में बोलेंगे तो कैसे आएगा, मैंने चाय पी। फ्यूचर में मैं चाय पीऊंगा। पंजाबी बोलना हो तो मैं चाह पींदा हाँ, मैं चाह पीती, मैं चाह पीऊंगा। तो ये आज की, ये जो बीत गया उसका और ये इसका। अब हम देखेंगे कि इंग्लिश की जो वर्ब की फॉर्म है वो कैसे यूज होगी। तो इसके पहले मैं पहले क्या लगेगा, हमने बोला था ना एस वी होता है। तो पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, आई। ऑब्जेक्ट एंड में होता है, वो चाहे है तो वो यहाँ पे टी आ जाएगा। तो वो तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे टी आ गया। तीनों डेफिनेट में एक देखो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो तीनों बराबर है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में तो तीनों बराबर है। तो फर्क कहाँ पड़ेगा, फर्क पड़ेगा वर्ब में। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें वर्ब कैसी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या उसके साथ एस या ई एस लगता है। फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है, आई के साथ, वी के साथ, और एक से ज्यादा हो, जैसे दे, बॉयज, माई ब्रदर्स, माई फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा। जब प्लूरल हो तो फिर उसके साथ एस या ई एस नहीं लगता, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है। और एस या ई एस लगता कहाँ है, सिंगल के साथ और थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन सिंगल के साथ। थर्ड को पर्सन कौन सा होता है, ही। हम देखेंगे पर्सन का भी एक चैप्टर करेंगे, ही, शी, इट, कोई नेम एक आ जाए, बॉय, गर्ल, माई फादर, माई फ्रेंड, इट शुड बी सिंगुलर, तो एस या एस लगेगा। यहाँ पे आई आया तो कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, क्योंकि आई के साथ तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। टी के साथ कौन सी यूज की जाती है, पीना की वैसे तो ड्रिंक होती है, पर चाय पीना के लिए टेक की यूज की जाती है, तो आई टेक टी। फॉर्म देखो क्या फर्क पड़ा, ये वाला फॉर्म, बस दैट्स ऑल। इसमें क्या होगा, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। वर्ब की, मैंने चाय पी, तो पीने की टेक होती है, उसकी सेकंड लगा दो। कौन सी सेकंड फॉर्म है, टेक, टुक, टेकन, तो टुक आ जाएगा। तीसरे में क्या होता है, शेल, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई के साथ शेल यूज होता है, वैसे विल भी कर लेते पर नॉर्मल शेल ही होता है। शेल, फर्स्ट फॉर्म, टेक। तो तीनों में डिफरेंस कहां पे आया, वर्ब पे। तो एक बार आप और ध्यान में रखो कि अपना बायां हाथ लो और ये जो आपकी चार उंगलियां हैं, इसके तीन तीन पार्ट है ना, जैसे हम पंजाबी में 12 पोटे, तो एक एक करके इनको लो। तो पहली उंगली जो है वो समझ लो कि इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी, ये पास्ट इंडेफिनिट होगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट होगी। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम रहेंगे, याद रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यस या यस लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी, विल शैल पहली फॉर्म लगेगी। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया इसका। अब इसका हम देखते हैं कि नेगेटिव कैसे बनता है। तो नेगेटिव हम, जब फर्स्ट फॉर्म वाला होता है तो उसको डू
या डज, उसको नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू डज क्यों लगाना? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो होती है फर्स्ट फॉर्म की और सेकंड फॉर्म की, इनके आगे नहीं लगी होती, तो हमको बनानी पड़ती है। तो फर्स्ट फॉर्म की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू होती है, तो यहाँ पे डू लगेगा। अगर एस वाला होता, ही टेक्स्ट ही होता, जब शी टेक्स्ट ही होता, तो यहाँ पे डज लगता, पर यहाँ से ऐसा हट जाता। फिर तो क्या बनता? फिर आई डू नॉट टेक टी। ठीक है, क्या बनता फिर यहाँ? ये बन जाना था डू नॉट टेक, बाकी सेम रहता। ठीक है, अब आई सेकंड, तो सेकंड का क्या होता? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब डू होती है या डज होती है, तो सेकंड की क्या होगी? उसका दूसरा डिड। तो क्या हो जाएगी फिर? डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म। तो अगर नेगेटिव होता तो ये बन जाता डिड नॉट टेक, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम रहेंगे। वर्ब टेक की डू नॉट टेक होगी, टुक की डिड नॉट टेक होगी। तो फ्यूचर का सिंपल होता है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के आगे विल या शैल या कोई हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, बस यहाँ पे नॉट लग जाएगा। ये सिंपल हो गया। अब इसी का इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव क्या करेंगे? डू डज बाहर चला जाएगा, अंदर पहली फॉर्मूला आएगी, फिर इंटेरोगेशन आ जाएगी। अगर डू होगा तो मतलब पहली फार्म के एस नहीं लगा तो डू बार जाएगा, अगर एस वाली है तो डज बार जाएगा और एस अंदर नहीं लगेगा। फिर तो इंटेरोगेटिव कैसे बन जाएगी? यहाँ पे डू लगेगा, वो ही रहेगा, फिर टेक हो जाएगी, फिर टी, फिर इंटेरोगेटिव। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा? डिड बार हो जाएगा, अंदर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, पीछे इंटेरोगेटिव हो जाएगा। क्या बनेगा फिर? डिड आई, इसे टेक हो जाएगा, टेक टी, पीछे इंटेरोगेशन। ठीक है, और तीसरा ये सिंपल है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब है, उसी को बाहर ले जाओ, शैल आई टेक टी, तो वो सिंपल है। उसको कोई, सिर्फ यही दो हैं जिनमें से हेल्पिंग वर्ब अपने पास से हमें लानी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में ये इतना सा हमें बात समझ में आ जानी चाहिए। और आपकी ये जो उंगली है बाएं हाथ की, इसकी पहली उंगली कवर हो जानी चाहिए। कैसे? फिर अब हम बोल लेते हैं कि इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट डेफिनेट में, पास्ट डेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म भी होती है, ऐसी है एस भी लगता है, दूसरी फार्म लगती है, विल शैल पहली फार्म लगती है। अब इसका नेगेटिव डू डज के साथ नॉट लगेगा, पर फार्म पहली रह जाएगी। डिड डिड नॉट लगेगा, फार्म पहली हो जाएगी, विल शैल के साथ नॉट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव डू या डज बाहर जाएगा, अंदर पहली फार्म लगेगी, और अंत में इंटेरोगेशन। डिड बाहर जाएगा, अंदर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, अंदर कौन सी फॉर्म हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म होएगी, तो फर्स्ट फॉर्म होएगी, तो विल शैल तो सिंपल है, विल शैल बाहर चला जाएगा। तो ये तीनों उंगली याद रहनी चाहिए। समझ लगी ना? पंजाबी में, हिंदी में भी सोचो, चाय पीता हूँ, पी, पीऊंगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, विल शैल पहली फॉर्म, उसका फिर नेगेटिव, और फिर उसका इंटेरोगेटिव। तो इस तरह हम ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट तीनों के हैं वो कंपैरिजन से हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब मैं पहले ही आपको बोला था कि ये जो हम कर रहे हैं ये बिगिनर के लिए है, बिगिनर के लिए, या जिसने फंडामेंटल टेंस के सीखनी है। इनको सीखोगे तो फिर इसके आगे एडवांस स्टडी कर सकते हो। तो जिन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव या वो एग्ज़ाम करने हैं तो इसी को बेस बना के आगे उनको और पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही यूट्यूब पे कितने चैनल हैं जो एडवांस स्टडी कराने वाले हैं। मैंने तो एक दो देखे भी हैं, लर्न इंग्लिश विद रानी मैम, या एक और है वेटिकन इंस्टीट्यूट ऑफ रोहतक है कोई। तो ये बहुत अच्छा एडवांस पढ़ाते हैं। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना तो वहाँ मतलब जाना पड़ेगा, पर वहाँ जाने के लिए भी ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो इन बेसिक को समझो और इनको अपनी ग्रामर में पढ़ो। बस आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी या समझ आ गई इसका बेसिक पहले 3 टेंसों का, तो अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो फिर जितने भी वीडियो बनेंगे उसके जो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेंगे। ठीक है, आज इतना ही।